सही है। आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। हाँ, मार्कर कहाँ है? हेलो बच्चा, मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं रोटेशनल मैकेनिक्स। और हाँ ठीक है, क्वेश्चन को रिवाइज करो, सही तो है। तो स्टार्ट करें। चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर जी एडवांस एग्जाम। और एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएगा, इसी से रिलेटेड ही आएगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में बता दूंगा। क्वेश्चन एक्स्ट्रा पीडीएफ में बच्चे साथ छोड़ दिया करिए। क्वेश्चन पीडीएफ में आंसर तो रहता तो है। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो आपको थ्योरी पढ़िए। जैसे रोटेशनल मैकेनिक्स में शुरू कर रहा था तो आपको उसको पढ़ना चाहिए था थ्योरी को, उसके बाद इस पे आना चाहिए था और सीखना पड़ेगा। मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का ना कोई वीडियो में आपको भेजूंगा, अलग से मैं बता दूंगा, या उसी में वीडियो में अंतिम में कहीं जोड़ दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर आप गौरव भाई से पढ़े होगे तो फिर आपको वहां पे ना सारे के सारे प्रॉपरली मिल गया होगा। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, आज ही से पढ़ाई करो। चलो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। और शुरुआत के जो क्वेश्चंस हैं ठीक क्वेश्चन होंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है करने लायक का। बहुत इजी क्वेश्चन लाने का क्या कोई उतना वो नहीं है लाइव क्लास में, क्योंकि इजी क्वेश्चन दूंगा आप तुरंत कर ले जाओगे, तो वहां वहां से कितना मजा लोगे। इससे बेटर है कि कुछ सीखें, हर क्वेश्चन के थ्रू कुछ ना कुछ सीखें। तो लाइव क्लास में हम लोग हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो देखिए, ये क्वेश्चन 1 है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। और इससे बेस्ट क्वेश्चन जेई एडवांस में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 1 है और इसका जो लेवल है ये मैं लिख दूंगा, करीब 70% के लेवल पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक ठीक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इसके बाद जो ऑप्शन है ना वो ये है, ये ऑप्शन है। एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो है वेरी जेंटली। आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। पहले मैं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक जो योयो होता है ना, ये काइट का जो माझा होता है ना, पतंग का जो माझा होता है, माझा वही होता है। तो ये जो माझा इस तरीके से होता है, ऐसे पतंग का माधा ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे रस्सी ऐसे लपेटी गई होती है ऐसे, और ये ऐसे निकला होता है। तुम ऐसे छोड़ते हो ना, तो ये ऐसे रस्सी निकलती है बाहर, वो वही वाली है, ये माझा है। और यहाँ पे रैप्ड है, स्ट्रिंग ऐसे रैप्ड है, ऐसे रैप्ड है। और ये बाहरी किनारा ये है, ये। अब ये जो रस्सी है, उस रस्सी को आप F4 से खींच रहे हो, ये डायग्राम में दिखाया गया है। ये जो इनर है, ये जो इनर वाला है उसका रेडियस B है, और आउटर के रेडियस R है। ये R है, ये B है, ये। और इस रफ सरफेस पे रखा गया है, ये सरफेस रफ है, ये सरफेस रफ है, इस पे रखा हुआ है। अब एक चीज देखिए, तो
और लिखा गया है वेरी जेंटली यो मास एम एन एक्सल ऑफ रेडियस बी एंड स्पूल ऑफ रेडियस आर द यो इज प्लेस ऑन द टेबल एंड द स्ट्रिंग पुल्ड विद वेरी जेंटली टू द राइट एज शोन इन द फिगर। वेरी जेंटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसको बहुत ही हल्के से फोर्स से आप इसको इधर खींच रहे हैं, हल्के से। अब इसके बाद ऑप्शंस पे आते हैं। ये तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने के लिए मैं उस डायग्राम को दोबारा बना देता हूं, इसके बाद मैं टाइमर दे दूंगा आपको। इनर रेडियस बी है, आउटर रेडियस आर है। यहाँ पे फोर्स आपने लगा, रस्सी, यहाँ पे जो रस्सी रैप्ड है, इस रस्सी रैप्ड पे आपने यहाँ पे फोर्स लगा के रखी है। यहाँ पे लिखा गया है रफ, ये रफ है। अब इसमें आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही है, कौन से गलत है। ये सिंगल करेक्ट भी हो सकता है और मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, और मैं इसका टाइमर दे देता हूं और एनालिसिस बहुत अच्छी होगी इसकी। देखिए 1 सेकेंड। ये अब आपको आंसर करना है। मल्टी करेक्ट भी हो सकता है और सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं हुआ? ये जब आंसर बताएंगे तो मैं आपको आंसर बताऊंगा, इससे पता चलेगा क्वेश्चन नहीं हुआ। और जब मैं समझाऊंगा तो आपको चीजें अगर क्लियर होती हैं, आपको आपकी मिस्टेक समझ में आते हैं, इससे पता चलेगा कि आपको लर्निंग हुई है। अब ये यही सब एडवांस में दिखेंगे। आंसर करने से पहले ना सोचा जाता है कि क्या मैं सही हूं, गारंटी के साथ सही होना चाहिए आंसर, ऐसा करो। और यहां पे लिखा गया था जेंटली, जेंटली वर्ड भूलना मत। जेंटली, ये फोर्स बहुत लाइट है। वैसे आंसर जो बताया जा रहा है आंसर गलत है। टी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। हाँ बिल्कुल, आप यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और यहीं से स्टार्ट करेगा जिनका 12th क्लास खत्म हो रहा है। ठीक है, वो जहां से वरुण बैच में शुरू हो रहा है वहीं से स्टार्ट कर देंगे। और क्या करेंगे, हर वीक में जो बैकलॉग है बचेगा उसको हर वीक में एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथ करके खत्म करते जाएंगे। तो एक वीक में 3 लेक्चर्स देखेंगे, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक मैथ का, और ऐसे कर करके आगे बढ़ेंगे तो बैकलॉग भी पूरा खत्म हो जाएगा और कोई नया बैकलॉग नहीं आएगा और टेंशन नहीं होगा। प्रोड्यूस मास कॉन्सेप्ट बता दूंगा। फिजिक्स की इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड्स, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। एडवांस के लिए ये इसके क्वेश्चन खूब दिखेंगे आपको। वेव में डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चन, साउंड वेव के अंदर डॉपलर इफेक्ट प्लस
फ्लूइड मैकेनिक्स भी आजकल क्वेश्चन आ रहा है। फ्लूइड ये है। अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है कि आए ही। स्ट्रिंग वेव में, हाँ, स्ट्रिंग वेव में आर्गन पाइप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक वेव के अंदर वेब में जो इंटरफियरेंस वाला पार्ट है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरफियरेंस, वेव ऑप्टिक्स का अल्टरनेट डे पे आता है, हमेशा नहीं आता। साउंड वेव में पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कैपेसिटर्स आप ऐड कर सकते हो, बस इतना काफी है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। इरडो के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इसमें बरून वाले में आता है। सेंटर ऑफ मास में भी था, लॉज ऑफ मोशन में भी था। इरडो के क्वेश्चन जो मुझे लगते हैं कि लाना है, वो मैं ला देता हूँ। पीवाईक्यू तो हो जाते हैं। पीवाईक्यू सारे नहीं होते हैं। पीवाईक्यू के वही क्वेश्चन आप कर पाते हो जो इजी वाले होते हैं। पीवाईक्यू में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, वो अच्छे होते हैं। एक एकदम सही बात बोलो, थर्मोडायनामिक्स यार, मतलब मैं दिमाग से उतर गया था। थर्मो डायनामिक्स, एकदम सही बात। ये चैप्टर से इसको आप याद रखें। मतलब इतना अगर कर लेते हो ना, तो एडवांस में ठीक ठाक क्वेश्चन होने लगेंगे जो आते हैं। इनका वेटेज अगर पूरा मिला लो ना, तो पूरी जेई एडवांस के अंदर मान के चलो कम से कम 70%, 70% क्वेश्चन, 70% तो यही दिखेंगे लगभग तुम्हें। 70 नहीं तो 60 तो एटलीस्ट मान ही लो। 60% तो मान ही लो, पूरे पेपर का 60% क्वेश्चन हर साल इन्हीं के बीच का होगा, इन्हीं में से होगा, और होगा ही होगा। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आप इतने दिनों से एग्जाम दे ही रहे हो, इजी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो बस। हाउ टू 70% हो जाते हैं, बट कुछ 50% नहीं होते हैं। कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना कि कई लोगों को बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन फंस जाते हैं। हो जाता है। जरूरी थोड़ी है कि सारे 70% हो रहे हैं तो सारे के सारे 50% हो जाए। रिवीजन इंपॉर्टेंट या ज्यादा क्वेश्चन? रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। नो सब्स्टिट्यूट ऑफ रिवीजन, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आप कम ही क्वेश्चन करो, पूरे के पूरे करो। मैथ वाला सर से पूछो। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, क्लियर कह रहा हूँ। और वरुण बैच में जो हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते होंगे, आपको जरूर लगता होगा। अगर आप आईआईटी में किस कंडीशन पर आप आईआईटी सेलेक्ट हो रहे हो, तो मान के चलो कि अगर मैं 15 क्वेश्चन दे रहा हूं, तो 15 में से 10 क्वेश्चन आपके जरूर बनते होंगे, 8 जरूर बनते होंगे, 7 जरूर बनते होंगे। तो 15 में से अगर 7 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ठीक है, वो मान के चलो कि आपकी रैंक 4000 के आसपास की तरफ मुड़ रही है। लेकिन अगर 15 में से आपके 10 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट हो, ठीक ठाक हो। और अगर 15 में से आपके 12-13 तक पहुंच जा रहे हो, तो मान के चलो कि वो अंडर 200 रैंक का बच्चा है, अगर ऐसा हो रहा है तो। एडवांस के क्वेश्चन इजी होते हैं वरुण के बैच से। अरे इजी नहीं होते भाई। कोचिंग वाले पता है क्या करते हैं? कोचिंग वालों की सच्चाई बताओ क्या करते हैं सब। जो एडवांस के डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो अपने मॉड्यूल से हटा देते हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन रखते हैं जो इजी है, तो तुम्हें लगता है कि सब इजी है। ऐसा कैसे सब इजी है? एडवांस इतना इजी होता तब तो अलग है। सारे इजी नहीं होते। डीपीपी मैं नहीं बनाता। वीडियो का मिनट 2 आवर्स के लिए करो तो 2 ही घंटे के लिए तो होता है। 2 घंटे का ही तो होता है। 2 घंटा लगभग जाता है।
खुश होके पढ़ाया करो। मैं खुश ही रहता हूँ। बात ये होती है ना कि पढ़ाते समय या लेक्चर रिकॉर्ड करते समय बात करने का मन नहीं करता है। तो क्लासेस सीरियस पढ़ाते थे, आज तक तो सीरियस पढ़ाते हैं, मस्तियां क्लास में नहीं होती। और एग्जाम आईआईटी का सामने है, तब क्या खुश होएंगे। जिस दिन सेलेक्ट होगा आईआईटी के अंदर ना, उस दिन हम लोग खुश होंगे और अच्छे से होंगे। अच्छा, 2 घंटे 46 मिनट का सेंटर ऑफ मास का वो इसलिए आया था ना कि सेंटर ऑफ मास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने डाल दिया था। जैसे रोटेशन है, इसमें हो सकता है कि कुछ लेक्चर्स थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा इसके आने के चांसेस हैं एग्जाम में। ये जो चैप्टर्स है ना, जो चैप्टर्स ये वाले हैं, इनके क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिलेंगे और थोड़ा आर्स भी ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा जो दूसरे चैप्टर्स होंगे जिनका वेटेज कम होगा, उनके क्वेश्चंस मैं कम दिया करूंगा। मिलेंगे रिजल्ट सेलिब्रेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर, जिन्होंने कहा था सेकेंड, ये एकदम सही आंसर है। इसका सेकेंड ही आंसर करेक्ट है। अब मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, 95% वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन समझते हैं क्या होगा। इसमें कह रहा है कि एक लगे डाउट तो बताना जरूर। फिजिक्स में ना एक कॉमन सेंस होता है और दूसरा होता है मैथमेटिकल इक्वेशन। दूसरा होता है मैथमेटिकल इक्वेशन। तो दोनों को एक साथ मैच करना चाहिए। अब यहां पे आपने फोर्स लगा दिया। अब बात सुनना, ये जो फोर्स एफ है ना, ये बहुत ही स्मॉल है, वेरी स्मॉल। जेंटल लिखा था ना, जेंटल का मतलब है बहुत ही स्मॉल। जब इसको बहुत ही कम फोर्स से खींचेंगे, तो मुझे एक बात बताइएगा आप, अगर ये सरफेस रफ है और सब कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस, अगर इसको मैं धीरे खींचू, एकदम धीरे धीरे खींचू, धीरे धीरे, तो क्या बॉटम पे स्लिप करेगा? नहीं। तो बॉटम पे स्लिपिंग नहीं होगी। अगर मैं कहूं कि वेरी वेरी स्मॉल, तो बॉटम स्लिप नहीं करेगा। कल्पना करके देखो ना, अगर एक स्पूल है यहाँ पे और आप हाथ से पकड़ के इसको ऐसे खींच रहा है धीरे धीरे, तो क्या नीचे स्लिप करेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो स्लिपिंग तो नहीं करेगा, ये तो सही है। तो पहला पॉइंट आया कि स्लिप नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स बहुत ही कम लगा हुआ है, तो स्लिप नहीं करेगा, विदाउट स्लिप। विदाउट स्लिप। अब जब यहाँ पे स्लिप नहीं करेगा तो इसकी एफबीडी बनाते, इसकी एफबीडी बनाते, एफबीडी बनाएंगे तो देखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से पास करेगा। अच्छा, स्लीप नहीं करेगा तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपका मन करे तो इधर दिखाओ, मन करे तो इधर दिखाओ, ये आपकी मर्जी है। स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप किधर भी दिखा सकते हैं। डीपीपी की क्वालिटी क्या सुनना है, ठीक है ना? सुन तो लिया क्या डीपीपी की क्वालिटी? तो बताओ ना डीपीपी की क्वालिटी। आदित्य बताओ डीपीपी क्वालिटी क्या? ठीक है। अच्छा, बोर्ड लेवल है। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। एक बार मैं डीपीपी को प्रॉपर चेक करता हूँ, डीपीपी कैसी है। ठीक है। अच्छा, ये जो कह रहे थे आपने कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर माने किधर नहीं माने, फ्रिक्शन स्टैटिक है, ठीक है। जब भी ये बात आती है स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फ्रिक्शन है, वेरिएबल फ्रिक्शन है। और यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, वेरिएबल फ्रिक्शन है। तो मन करे तो इधर मानो, मन करे तो इधर मानो, कैलकुलेट करो। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो जो अगर मान लो किसी ने ऐसे मान लिया फ्रिक्शन को, सर हम ऐसे मानेंगे फ्रिक्शन को, मान लिया,
अब इसने कैलकुलेट किया, अगर इस एफ की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब आपने सही माना है, डायरेक्शन भी सही माना है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में तो देखना ही नहीं होता है। एक बार दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि स्लिप नहीं हो रहा है, दैट मीन्स फ्रिक्शन विल बी स्टैटिक, और स्टैटिक डायरेक्शन आगे हो पीछे हो कहीं भी मानो, आंसर एकदम सेम आएगा। और अभी जो मैं कह रहा हूं एकदम सही कर रहा हूं आपको, अब इसके बाद ना हमेशा यही करिएगा, हमेशा यही करिएगा। एक बार मैंने कहा कि स्लिपिंग नहीं होगी, दैट मीन फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। स्टैटिक को आगे मन करे तो आगे मानो, पीछे मन करे तो पीछे मानो, फर्क पड़ता ही नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, एकदम फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करने के बाद अगर एफ पॉजिटिव आता है तो आपने डायरेक्शन सही माना है, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। अगर एफ नेगेटिव आता है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। चलिए, तो मैंने फ्रिक्शन को आगे दिखा दिया, एन ऊपर दिखाया, और एमजी को मैंने नीचे दिखा दिया, ये एफबीडी बना दिया। देखो, एक होता है ना क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। तो अभी भी मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या करना है, तो कुछ करते हैं ना, कुछ लिखते हैं, क्या पता उस लिखने के चक्कर में हमें बहुत कुछ समझ में आ जाए। तो वही मैं इस समय कर रहा हूं, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिमाग ने कहा कि विदाउट स्लिप फ्रिक्शन एफबीडी बना दी। अब एक बात बता जाता आपसे, बॉटम पॉइंट पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो जो पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होती है उस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो है और ये प्लेनर मोशन है, प्लेनर, देखो ऐसे भाग रहा है, ऐसे प्लेनर मोशन, चाहे ऐसे भागे चाहे ऐसे भागे, ऐसे ये मोशन प्लेनर है। इस प्लेनर मोशन में ये जो पॉइंट है इसकी वेलोसिटी जीरो है, और आपको पढ़ाया गया था इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मैं बात करूंगा डीपीपी के लिए। रेस्ट पर है ग्राउंड, ग्राउंड कैसे भागेगा, ग्राउंड तो रुका ही है एक तरफ, यही डायरेक्शन, एकदम सही कह रहे हो प्रदम। अब मैं कह रहा था कि ये पॉइंट जिसकी वेलोसिटी जीरो है, इस प्लेनर मोशन में इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो इसको एक नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAOR ऐसे भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक ऐसी एक्सिस होती है जो इस रिजिड बॉडी के ऊपर हो सकती है या उसके बाहर हो सकती है, लेकिन इसी का एक्सटेंडेड पार्ट होता है और उस पॉइंट से पास करती है जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जिसकी वेलोसिटी जीरो होती है। एक चीज तो है, अभी IAR का तो और अच्छा लेवल मैं बताऊंगा जरूर, अगर उसको सस्टेन कर पाओगे तो, कि एक्चुअल में IAR होता क्या है तो मैं बता दूंगा। बट अभी के लिए प्लेनर मोशन में अगर आपको IAR जानना है ना, प्लेनर, बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, प्लेनर मोशन में अगर आपको IAR जानना है, IAR इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जानना है प्लेनर मोशन में, तो आपको क्या पता करना होगा, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी जीरो है। एक्सिस मतलब आई ए ओ आर इसी से पास करेगी, मतलब इसी से पास करेगी, उस पॉइंट से इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है, तो ये बन गया IAR, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। अब थोड़ा सा ना हिम्मत रखना, थोड़ा सा हिम्मत रखना, आपसे एक बात पढ़ाया गया था आपको, एक जनरल एक्सप्रेशन पढ़ाया जाता है किसी भी सिस्टम पे। ये कंबाइंड मोशन है, कंबाइंड मोशन को आप दो भाग में ब्रेक करते हैं, एक सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन मोशन और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मोशन। ये एकदम बेसिक मेथड है, एकदम बेसिक मेथड है कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ट्रांसलेशन मोशन, तो उसमें आप ऐसे लिखते हैं F बराबर NaCm, और दूसरा क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू ICM इंटू अल्फा, रिजिड बॉडी पे। ये ऑलवेज वैलिड है, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज। कहीं भी अगर आपको लगे कि टॉर्क क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, किसी भी कंबाइंड मोशन को आप दो भाग में ब्रेक कर दीजिए, एक सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन प्लस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन में ब्रेक कर दीजिए। थोड़ा सा लेंदी होगा बट आंसर जरूर आएगा, ICM अल्फा। ठीक है, ये ICM है, सेंटर ऑफ मास अबाउट मोमेंट इंटू अल्फा। ठीक है, अब देखना, अब ये इक्वेशंस बन गया। अब इसके बाद आते हैं, लेकिन अगर मैं इसके अबाउट टॉर्क लिखूं
तो ये एफ इसके अबाउट ऐसे टॉर्क देगा, सुनते रहना। एन इसी से पास कर रहा है, जीरो देगा। एम जी इसी सेंटर से पास कर रहा है, जीरो देगा। तो एन भी इसी से पास किया इसलिए जीरो, एम जी भी इसी से पास किया इसलिए जीरो। और ये वाला एफ ऐसे घुमाएगा। लेकिन इस फ्रिक्शन के विषय में मैं श्योर नहीं था कि ये ऐसे है, फोर्स ऐसे है कि ऐसे है। जब मैं नहीं श्योर हूं, जब मैं नहीं श्योर हूं कि ये वाला टॉर्क कैसे दे रहा है, लेकिन ये वाला ऐसे देगा कि ऐसे देगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन, तो मुझे दिक्कत हो रही है कि टॉर्क का सेंस मैं कैसे मानूं। मैं ऐसे मानूं कि इस फ्रिक्शन का ये वाला ऐसे दिखाऊं, ऐसे। अगर आप ऐसे मानते हो, इक्वेशन लिख दे, किसी ने ऐसे लिखा, सुंदर है ना, एक इक्वेशन लिखा एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर, सुंदर रहेगा, सेंटर ऑफ मास का एसीएम दिखाया। हिम्मत रखना, अभी मैं इक्वेशन के थ्रू कई चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप लिखा आपने एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर एम इंटू एसीएम, आपने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, इसके अबाउट टॉर्क लिखिए, इसके अबाउट टॉर्क। तो एफ का टॉर्क कैसे, इसका टॉर्क कैसे, तो ये बनेगा क्या, स्मॉल एफ इंटू बी, स्मॉल एफ इंटू ये दूरी बी थी, ये दूरी बी था, और ये दूरी आपकी आर थी, एफ इंटू बी। और इसका टॉर्क क्या आएगा, स्मॉल एफ इंटू आर बराबर आईसीएम अल्फा। और उसके बाद ये लिखेंगे आप नो स्लिपिंग कंडीशन, एसीएम इक्वल टू आर अल्फा। ये सब आप जरूर पढ़े हैं। लेकिन एक बात बताओ, इतना इसमें 3 ही अननोन है, कौन कौन से, एक एसीएम, एक अल्फा और एक फ्रिक्शन। सॉल्व करेंगे, फ्रिक्शन आ तो जाएगा, लेकिन इतना कौन करे, इतना कौन सॉल्व करे, मन ही नहीं कर रहा सॉल्व करने का। इसीलिए हम किसका हेल्प लेंगे, इसका हेल्प लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। इतने न्यूमेरिकल इक्वेशन कौन सॉल्व करे। हालांकि ऐसा जरूर है कि इसे से सॉल्व हो जाएगा। सर अभी इसको बताता हूं ना, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछे मैं बताता हूं, ठीक है। तो इतने सॉल्व करने का मन ही नहीं कर रहा था यार, हिम्मत ही, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इतना दिमाग कौन लगाएगा। मैंने कहा कि थोड़ा आईएआर पे फोकस होते हैं। अब आईएआर की खासियत क्या होती है, सुनते रहिएगा। अब थोड़ी सी फिजिक्स अच्छी होगी तो बात जरूर समझ में आएगी आपको। ये जो आईआर पॉइंट है ना, किसी स्टैंड पे, जो ये जो योयो है, इसके सेंटर की वेलोसिटी वीसीएम होगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी। ये जो आईआर होता है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसकी पहली खासियत कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है। इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड हमेशा जीरो है। एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का, और लेकिन इसका रेडियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है। रेडियल एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, थोड़ा सा है, अब धीरे धीरे हिम्मत रखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन ये नॉन जीरो होता है, और इसकी वैल्यू होती है, ये दूरी कितनी आर है, तो आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये ऐसे होता है, मतलब ऊपर की ओर ऐसे। तो आईआर का जो एक्सेलरेशन वो इसके बराबर है, नेट एक्सेलरेशन इसके बराबर, क्योंकि ये जीरो हो गया और नेट एक्सेलरेशन दोनों का सम होता है। ये एकदम एक एक चीज मैं सही बोल रहा हूं आपको। आप सुनिएगा, अगर इनिशियल ओमेगा जीरो है, इनिशियली ओमेगा जीरो होता, तो फिर आईआर का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता, क्योंकि ये हमेशा जीरो है, और ये अगर ओमेगा जीरो तब जीरो। दैट मींस आईआर का एक्सेलरेशन हमेशा जीरो नहीं होता है, ये उसी वक्त जीरो है जिस समय ये पूरा डिस्क ही रेस्ट पे है। दैट मींस ओमेगा का टर्म्स जीरो है। जब ओमेगा जीरो है तभी जाके ऐसा होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब ये मान के चल रहा हूं कि आपको आईआर के विषय में क्या क्या पता है। पहला ये पता है कि आईआर एक ऐसी एक्सिस है जो इस रिजिड बॉडी के उस पॉइंट से, या रिजिड बॉडी के एक्सटेंडेड पार्ट के उस पॉइंट से पास करता है जिसकी वेलोसिटी जीरो होगी। आईआर एक ऐसा पॉइंट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया आईआर के विषय में, कि उसका टेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए और रेडियल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर होता है। अब एक बात और, इसी में एक्चुअली में क्वेश्चन में खास नहीं है, मैं आईआर आपको समझा रहा हूं इसलिए ऐसा आ रहा। प्लेनर मोशन के अंदर आईआर समझा रहा हूं। अब इस पे आता है, ये जो बॉटम पॉइंट है ना, इस बॉटम पॉइंट के अबाउट कई बच्चे टॉर्क लिख देते हैं। आपके टीचर्स ने भी ना जरूर पढ़ाया होगा कि बच्चों इसके अबाउट टॉर्क लिख दो, सीधे इसके अबाउट आई अल्फा कर दो, आंसर आ गया। ये ऑलवेज ट्रू नहीं है।
यही प्रॉब्लम है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। वो लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन उसमें उस चीज को मिस्टेक करवा देते हैं जो कभी कभी आ सकता है एग्जाम में, और आते हैं। तो देखो क्या हुआ, एक्चुअल में ये वाला पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है किधर, ऊपर को आर ओमेगा स्क्वायर का है। अगर यहाँ पे आप एक एक्सिस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अगर आप एक एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, ऐसे एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसके पास एक्सेलरेशन है। तो जब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा होगा तो ये एक्सेलरेशन उल्टा होके सेंटर को मिलेगा ऐसे, ये हो गया आर ओमेगा का स्क्वायर, सेंटर को मिलेगा, और सूडो फोर्स क्या बनेगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर ऐसे। अब इसके बाद टॉर्क लिखिए, इसके बाद टॉर्क, तो इसके बाद टॉर्क लिखेंगे तो इसका टॉर्क भी जीरो आएगा क्योंकि ये इसी से पास कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आई ए आर के अबाउट टॉर्क इक्वेशन आप तभी लिख सकते हैं जब आई ए आर पे खड़ा होने के बाद सूडो फोर्स जो है, जब सेंटर ऑफ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास में दिखाएं तो सूडो फोर्स इसी आई आर से पास करे, तभी जाके लिख सकते हैं। अगर नहीं पास किया तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब आते हैं थोड़ा सा, इसका मतलब कई बच्चे जो लाइन लिखते हैं ना, टॉर्क अबाउट आई ओ आर स्टेरेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, सुनते रहना, इक्वल्स टू आई अबाउट आई ए आर एक्सिस इनटू अल्फा। ये आप ऑलवेज वैलिड नहीं है, ये वाला तो ऑलवेज वैलिड था, ऑलवेज, लेकिन ये वाला तभी वैलिड है जब आई ओ आर का एक्सेलरेशन, आई ओ आर का जो एक्सेलरेशन है वो कहां से पास करे, सेंटर ऑफ मास से पास करे। आई ओ आर का जो एक्सेलरेशन है अगर उस सेंटर ऑफ मास से पास करता है तो जब यहाँ पे एक्सिस लगाएंगे तो जो सूडो फोर्स बनेगा सेंटर ऑफ मास पे वो नीचे आएगा, और जब इससे पास करेगा तो उसका टॉर्क जीरो आ जाएगा। दैट मीन्स आपको सूडो फोर्स के टॉर्क के विषय में नहीं सोचना पड़ेगा, आप मस्ट बी पासिंग थ्रू आई ओ आर, एकदम सही कह रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स इसको लगाने की कंडीशन है व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ आई ओ ए आर इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पास कर सेंटर ऑफ मास से, या इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, या मतलब ये सेंटर ऑफ मास से पास कर, इसको लगाने की कंडीशन। एक चीज और वो कंडीशन लगाने का कि अगर इसका एक्सेलरेशन किसी एक स्टैंड के लिखें, इसका एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाए तो भी आप इसके बाद टॉर्क लिख सकते हैं। अभी के लिए तो फिलहाल मैंने ये लिख दिया, और अब इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ये मुझे पता चल गया। अब सुनना क्वेश्चन, अब वापिस यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन। मैं कहा कि इतना दिमाग लगाना अब नहीं सही था, आईओआर को हमने समझा है तो अब सोचते हैं यहाँ पे। अब देखो आंसर आने वाला है सीधे, हेल्प ऑफ आईओआर, हेल्प ऑफ आई ओ ए आर। अब मैं इसका हेल्प ले रहा हूं समझने के लिए, तो देखिएगा, तो इसके बाद टॉर्क लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ऊपर को होगा, सेंटर ऑफ मास से पास करेगा, कोई बात नहीं, खूब आराम से लिख सकता है। इसको टॉर्क लिखेंगे तो एम का टॉर्क जीरो आएगा, एम जी इसी से पास कर रहा है जीरो आएगा, एफ इसी से पास कर रहा है जीरो आएगा। तो टॉर्क किसका आया, सिर्फ एफ ही का तो आया, तो कैपिटल एफ इंटू ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा आर है, देखो पूरा आर है, ये बी है, तो ये बी होगा, तो पूरा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस बी। तो इस एफ का टॉर्क आएगा किस सेंस में, इस सेंस में आएगा। एफ जो है इसके अबाउट ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, क्या आएगा, एफ इंटू आर माइनस बी इज इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। अब एक चीज देखना, इस एफ का जो टॉर्क का सेंस है वो सेंस कौन सा है, वो सेंस आपका ये है, ये है, ये, दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो अगर इसका सेंस क्लॉकवाइज है, एफ के टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज है, तो इस पूरे का सेंस क्लॉकवाइज है, दैट मींस अल्फा को क्लॉकवाइज होना ही पड़ेगा। ये क्लॉकवाइज है तो इसको क्लॉकवाइज होना ही पड़ेगा। और एक और बात बताता हूं, पूरे रिजिड बॉडी का जो अल्फा होता है, पूरे रिजिड बॉडी का अल्फा, आप चाहे इस एक्सिस के अबाउट पूछे कोई, या इसके अबाउट पूछे, चाहे यहाँ पे कोई एक्सिस बना दे, चाहे यहाँ पे कोई एक्सिस बना दे, चाहे यहाँ 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 इस पूरे स्पेस में कहीं भी बना दे, अल्फा का सेंस चेंज नहीं होता है, न सेंस चेंज होता है, न मैग्नीट्यूड चेंज होता है। दैट मीन्स ये जो रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी जो योयो है,
वो इस पॉइंट के अबाउट अगर ऐसे घूम रहा है, अगर ऐसे घूम रहा है, इस सेंस में क्लॉकवाइज घूम रहा है, दैट मीन्स इस रिजिड बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, इसके अबाउट भी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, स्पेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट भी क्लॉकवाइज घूम रही होगी, डायरेक्शन सेम होगा। बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये है कि आई इंस्टैन्टेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ने मुझे ये समझा दिया कि इस पूरे रिजिड बॉडी का मोशन क्लॉकवाइज होना है। अब ग्रांटेड, तो पहला जो था आपने कहा था नो स्लिप, नो स्लिप, और दूसरा आपने क्या कहा कि मोशन होगा क्लॉकवाइज। अब देखिएगा अगर ये क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो जो डिस्क है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी तो क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे। जब ऐसे घूमेगा ऐसे, जब ऐसे घूमेगा तो भागेगा आगे ना, क्योंकि बॉटम पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। अगर बॉटम पे स्लिपिंग नहीं हो रही है और ये ऐसे घूम रहा है तो सोचो, अगर ये मेरा थंब है, थंब यहाँ पे रुका हुआ है और ये सेंटर ऑफ मास और घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो ऐसे ऐसे भागेगा। तो ये प्योर रोलिंग करता हुआ ऐसे भागेगा, ऐसे प्योर रोलिंग करता हुआ आगे भागेगा ऐसे। और डिस्क वाले केस में याद करो, आप पढ़ते हो तो ऐसे पढ़ते हो ना, एक डिस्क है, अगर ये ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे नहीं स्लिपिंग हो रही है, तो कहते हो ना आगे भाग रहा है, आगे भाग रहा है। दैट मीन्स ये जो योयो है, जब ये बहुत ही स्मॉल होगा तो स्लिप नहीं करेगा, दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा और किधर भागेगा, आगे। और ये कंडीशन होल्ड करता रहेगा, एसीएम इक्वल्स टू आर अल्फा। तो ये भी इक्वेशन होल्ड करेंगे, ये भी इक्वेशन होल्ड करेंगे, सारे रहेंगे। इसका मतलब अब क्या हुआ, मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो पहला फॉरवर्ड भागेगा क्लॉकवाइज, नो स्लिप। एक और चीज मुझे ये बताइए, जब ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूमेगा ऐसे, तो जब ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ की जो रस्सी होगी वो रैप्ड होगी ना, ये रस्सी भी तो इधर आएगी ऐसे, ये रस्सी ऐसे आएगी ऐसे रैप्ड। देखो अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं ऐसे, तो रस्सी ऐसे लपेटेगी नहीं, तो रस्सी इसमें क्या रैप्ड होगी, रस्सी रैप्ड होगी। इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग रैप्ड होगा, रैप्ड। तो इसमें आप ये कंडीशन बोल सकते हैं कि नो स्लिप, क्लॉकवाइज, फॉरवर्ड एंड रैप्ड। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन रोटेट क्लॉकवाइज विदाउट एनी स्लिपिंग एंड स्ट्रिंग विल वुंडेड रैप्ड। ठीक है, एक चीज और है यार, ये तो मैंने ये चीजें ऑप्शन पे बताई, कुछ चीजें और ये ना कभी घर पे ना ऐसा करके देखिएगा इस तरीके से, इसको ना जब ना इसको हॉरिजॉन्टल रखना, घर पे अगर कोई पतंग का माजा होगा ना, उसका रख के यहाँ पे धागे को एकदम ना धीरे से खींचना, धीरे से हल्का सा, पता है क्या महसूस होगा, आपको महसूस होगा कि आप ही की तरफ आना, ये आप ही की तरफ आना, ऐसा महसूस होगा। अब एक पॉइंट यार ये बताओ, अगर इसमें कोई पूछे अगला पॉइंट कि बताइए यहाँ का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन और इस एफ में, अगर मुझको कोई कहे कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ भाई, फ्रिक्शन आगे काम करेगा कि फ्रिक्शन पीछे काम करेगा, मैं ये जानना चाहता था कि फ्रिक्शन आगे काम कर रहा है कि फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है। अगर मुझे ये डिसाइड करना हो तो मैं कैसे डिसाइड करूं, ये क्वेश्चन। तो आंसर तो हमारा हो गया, आंसर ये सही है, बाकी सब गलत आंसर है। कि मेरा मन कर रहा है कि ये डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पीछे, अच्छा ये पीछे बताओ, तो पीछे कैसे दिमाग में आया, पीछे क्यों, गारंटी के साथ हमें आंसर करना पड़ेगा कि पीछे होगा कि नहीं होगा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अच्छा मैं बताता हूं, इसको हमें जानना है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर होगा, दिमाग कह रहा है कि चलो पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, एक काम करते हैं, इसको ऐसे रखो और यहाँ पे फोर्स एफ लगाओ, और मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, मान लो, अब सुन, लेट एजम्पशन यूज कर रहा हूं, लेट, लेट ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड, लेट सरफेस इज रफ। मैं कैलकुलेशन नहीं कर, अच्छा एक देखो, अगर आपने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया तो आप निकाल लेंगे, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करके एफ निकालेंगे तो जो एफ आएगा हमारा भाई, एफ अगर पॉजिटिव आएगा डायरेक्शन सही है। टॉर्क इक्वेशंस, एक सेकेंड, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, एकदम सही बात है यार, इतने समझदार हो तुम लोग, एकदम सही कह रहे हो कि पीछे ही होगा,
क्योंकि सही करो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब तुम टॉर्क लिखोगे ना, और क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज ही घूमना चाहिए। तो किसी ने फ्रिक्शन को अगर आगे दिखा दिया तो ये वाला ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, दोनों एंटी क्लॉकवाइज, एकदम गारंटी के साथ फ्रिक्शन आगे होना गलत है। एकदम सही बात बता रहे हो, एकदम सही है। फ्रिक्शन को पीछे ही होना पड़ेगा, एकदम गारंटी, ताकि सेंटर ऑफ मास अबाउट ए फ्रिक्शन ऐसे घुमाए, ये वाला एफ ऐसे आए और इसका ज्यादा टॉर्क आ जाए, ज्यादा टॉर्क देगा, ये थोड़ा कम टॉर्क देगा, और फिर ये पूरा ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा, इसमें ऐसा होगा। और अगर किसी ने फ्रिक्शन को आगे दिखा दिया तो अनर्थ हो जाएगा, ठीक है, एकदम सही बात है। इसका मतलब अगला हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी बैकवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, बैकवर्ड। अच्छा, एक चीज और मैं क्वेश्चन में पूछना चाहता हूं, स्ट्रिंग को हॉरिजॉन्टल ना खींचे तो किसी एंगल पे खींचे, तो फिर सोचना पड़ेगा, तो फिर सोचना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही हम लोग निकाल सकते हैं। मैं तो बचपन से इंटेलिजेंट हूं, यही सब तो प्रॉब्लम है तुम लोगों को, ये सब क्या मैसेज करते हो चैटिंग यार। इंटेलिजेंट बचपन से तो सब के सब होते हैं, हम भी बचपन में इंटेलिजेंट थे। तो अच्छा ठीक, एक बात बताओ, हाँ अच्छा सर, सो फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन एफ। अब ये क्वेश्चन पूछना है हमें कि मुझे बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, कंपेयर। अगला इसमें मुझे ये कंपेयर करना है कि कैपिटल एफ और फ्रिक्शन में कौन ज्यादा है, सर बताओ तो कौन ज्यादा है। कौन ज्यादा होगा? इसका आंसर डेटा सफिशिएंट है, आंसर एक्चुअल में आंसर ये है एफ। और वो रीजन भी क्लियर है, पता है क्यों? सेंटर ऑफ मास आगे एक्सेलेरेट कर रहा है ना, अगर सेंटर ऑफ मास आगे एक्सेलेरेट कर रहा है तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स आगे ही होना चाहिए। दैट मींस आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एफ माइनस एफ बराबर एमएसीएम। तो ये सिस्टम आगे को तभी एक्सेलेरेट करेगा जब फ्रिक्शन इस एफ से ज्यादा, तो एफ तो ज्यादा होना चाहिए, ये गारंटीड है। लेकिन अभी एक बात दिमाग में आई थी, एक बच्चे ने कहा था कि सर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि वो ऐसे सोच रहा है कि सर फ्रिक्शन का टॉर्क इसके अबाउट ऐसे आएगा, ये ऐसे देगा, तो ये ज्यादा होगा, तभी तो इधर से टॉर्क ज्यादा देगा। ऐसा नहीं है, वो पता है किससे बैलेंस करेगा, ऐसे, ये दूरी क्या है कैपिटल आर, और ये दूरी क्या है स्मॉल बी, इसको टॉर्क लिखेंगे, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क लिखेंगे आर इंटू एफ, और इस एफ का टॉर्क उल्टा आएगा, ये बनेगा कैपिटल एफ इंटू बी, और ये टॉर्क ज्यादा होना चाहिए, दैट मीन्स ये ग्रेटर देन जीरो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। अब देखना तो, ये जो एफ है, ये एफ इससे ज्यादा है, ये एफ जो है इससे ज्यादा है, लेकिन ये कैपिटल आर भी तो इस बी से ज्यादा है, पॉसिबिलिटी है कि ये ज्यादा है और ये कम है, और ये एफ ज्यादा है और ये कम है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल से ज्यादा हो जाए, अब पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। उस केस में ये जो फ्रिक्शन होगा यहाँ पे स्टैटिक है, और वो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने लिमिटिंग से बहुत ही कम होगा ना, तो इतना कम आएगा ताकि इन दोनों का मल्टीपल इससे ज्यादा हो जाए, अब होल वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट ना? सर टॉर्क ज्यादा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा आएगा, वो कैपिटल आर से मिल जाएगा। हाँ एकदम सही बात है, वो डिस्टेंस के थ्रू बैलेंस होगा। अच्छा ठीक है, तो इस पे हम इतने कमेंट कर सकते थे। ये तो पहला क्वेश्चन था। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होके एक क्वेश्चन हम और करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ना ये प्रॉब्लम ना अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर हमने 1 किया था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसका भी आंसर उसी तरीके से सोच के देना, क्वेश्चन नंबर 2, और ये भी 70% के लेवल का क्वेश्चन है, 70% का। इसको पढ़िए, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है, बस यहां पे एक लाइन मेंशन है, जर्क हार्ड, जर्क हार्ड।
हाँ, अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो ये वही क्वेश्चन है। इसको हाथ से पकड़ के खूब तेज खींच दिया, ऐसे खूब तेज खींच दिया। अब सारे आंसर बताना है। सर ये बताओ, अगर फ्रिक्शन काइनेटिक होता तो क्या होता? अब इसी में सब आएगा ना, इसमें दिमाग लगाया। वो जो क्वेश्चन तुम सोच रहे हो सब इससे मैच करेगा। अब ये जर्क हार्ड, सारे का सेम। आते हैं ऑप्शन पे। मैं हाँ मानता हूँ, ये सरफेस अगेन रफ है, और ये जो एफ है वेरी हाई है। सब कुछ सेम है। अब आंसर। अच्छा कि इतना समझा चुका हूं तो आई थिंक ये बात आपको जरूर समझ में आएगी, तो मैं ज्यादा का टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। आंसर। अगर तुम सीरियस पढ़ाई करो ना, सीरियस, तो अगर तुम में से जो बच्चा इसमें 12th में होगा, अगर वो 11th से आईटी तैयारी कर रहा है ना, तो 11th वाले बच्चा जो अभी तक आईटी का नाम न जानता हो, तो उसको हम लोग अंडर 100 रैंक निकलवा देते हैं, जो आईटी का नाम न जानता हो। बट सीरियसली पढ़ाई अगर कर लेना तो खूब आराम से ला देगा। इसका आंसर। ये पोल करा लो, ये मुझे नहीं आता पोल करवाना, ये सब ऑनलाइन के टीचर्स में नहीं हूँ। ये टाइमर बस आता है चल रहा, बाकी तो पता नहीं कैसे इसमें चित्रकारी किया था, वो भी समझ में नहीं आता। 99 से ऊपर अगर है ना, 99 से ऊपर है तो एडवांस पे फोकस हो जाओ। और आंसर एकदम सही बता रहे हो। इट्स आंसर इज वन। ऐसे कैसे? तुम रियल में अच्छे स्टूडेंट हो। वीडियो कॉल के पास वाला ऑप्शन, वीडियो कॉल, इसमें कहाँ से वीडियो कॉल है? मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, विथ स्लीपिंग इंस्टिंग विल बी अनवांटेड। एकदम सही बात है। ठीक है, एकदम सही है। अच्छा, टाइमर के नीचे। अरे छोड़ो ना, बेकार के क्यों काम करवा रहे हो? देखो ये भी नहीं हटेगा। ठीक है, अब तो दिमाग खुद ही कर लिया कि अगर ये ऐप बहुत तेज कोई चीज था, बहुत तेज चीज था, तब तो यहाँ का फ्रिक्शन रोक ही नहीं पाता। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस कह रहा है कि अगर इसको बहुत तेज खींचना है तो नीचे तो स्लिपिंग होना ही है। कल्पना करके तो हाथ से पकड़ा मारा इतना तेज, कंफर्म है कि नीचे स्लिपिंग होगी हार्ड जार के। तो क्या होगा? बॉटम पे स्लिप तो होगा ही होगा। अगर बॉटम पे स्लिप होगा तो यहाँ पे कैटिक फ्रिक्शन आएगा। अब एफबीडी बनाते हैं, तो मुझे ये बताओ, अगर मैं कहूं कि एफ इधर है और फ्रिक्शन यहाँ पे, वो होगा कैनेटिक फ्रिक्शन। और कैनेटिक फ्रिक्शन किधर होगा? फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन कैनेटिक फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे आगे। मतलब फोर्स का टॉर्क बहुत होगा, तो फ्रिक्शन डायरेक्शन किधर आएगा? पीछे आगे। फ्रिक्शन एक्चुअल में पीछे ही होगा। रीजन इज क्लियर। होगा ये कि ये जो एफ है इसके सेंटर ऑफ मास को बहुत तेज एक्सीलरेट करेगा, और बहुत तेज एक्सीलरेट करेगा तो एसीएम बहुत ज्यादा आएगी। और इस फोर्स का जो टॉर्क सेंटर ऑफ मास बहुत आएगा वो ऐसे आएगा, ऐसा। और ये वाला टॉर्क भी इस पॉइंट को आगे ही देगा।
ये जो बॉटम पॉइंट है वो आगे भागना चाहेगा, आगे भागना चाहेगा, तो फ्रिक्शन आ जाएगा पीछे, कैनेटिक फ्रिक्शन पीछे होगा। दो रीजन है, दोनों एक साथ, इस दो रीजन, एक ही रीजन में दो बात आ रही है भाई। ऐसे घूमेगा, ऐसे अल्फा इस तरीके से होगा और एसीएम ऐसे होगा। इस एफ की वजह से एसीएम, इस एफ की वजह से एसीएम आगे आएगा और इस एफ का टॉर्क ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इस बॉटम पॉइंट को ये इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन आर अल्फा इधर और एसीएम इसमें ऐड करेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन आगे ही आ रहा है ऐसे ये वाला, तो यहाँ का फ्रिक्शन को पीछे आना चाहिए। तो गारंटी के साथ है कि फ्रिक्शन पीछे होगा, ये गारंटी है कि फ्रिक्शन पीछे होगा। हाँ, तो और अब मैं अब कंफर्म है कि स्लीपिंग होगी, तो स्लीपिंग होगी, ए भी तय है। अब यहाँ पे पॉइंट लोड करते हैं, ठीक है। तो स्लीपिंग होगी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे, इसके बाद जब टॉर्क लिखेंगे तो ये तो इनफाइनाइटली लार्ज है और ये एक फाइनाइट फोर्स है, ये अंडरलाइन है, फाइनाइट अंडरलाइन है। ये एक फाइनाइट फोर्स है और ये एक इनफाइनाइट फोर्स है। बहुत तेज जर्क मारा था, इनफाइनाइट फोर्स है। इसके बाद जो टॉर्क आएगा, सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क, वो इसी सेंस में आएगा, इस सेंस में, क्योंकि ये उल्टा तो देगा, ये ऐसे देगा, लेकिन ये टॉर्क डोमिनेट करेगा क्योंकि एफ इनफाइनाइटली लार्ज है। जब ये टॉर्क डोमिनेट करेगा तो सेंस क्या हो जाएगा घूमने का, इसके रोटेट होने का सेंस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एक और बात, कोई कहे कि साहब इसके बाद टॉर्क लिखिए, तो फ्रिक्शन का जीरो इसका इधर नहीं लिख सकते क्योंकि ये पॉइंट आई ए आर नहीं है, ये स्लिप कर रहा है। अगर स्लिप कर रहा है तो आई आर नहीं है, इट इज नॉट आई आर। और जब ये आई आर नहीं है तो आप इसके अबाउट टॉर्क कैसे लिख सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख ही नहीं सकते, बस एक ही ऑप्शन बचा हुआ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एवर एफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज एंड स्लिप होगा। अगला पॉइंट, जब ये ऐसे घूमेगा ऐसे, तो एक व्हील रस्सी अगर इस पे ऐसे ऐसे लपेटी हुई है, रस्सी ऐसे है और वो अगर ऐसे घूमने लगे, ऐसे घूमने लगे ऐसे, तो ये ऐसे घूमने लगे तो रस्सी अनरैप्ड होगी, अनरैप्ड। ये ऐसे घूमेगा तो रस्सी अनरैप्ड होगी, तो क्या होगा, विथ स्लिपिंग सही है, अनवोंडेड सही है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज सही है, फॉरवर्ड मोशन होगा सही है। तो फर्स्ट पार्ट इज करेक्ट। व्हाट इज बी, इज वेरी स्मॉल देन आर। इस बी और आर में कोई मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो, बी और आर ज्यादा हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बी और आर कम हो या ज्यादा उससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता है, ये कम हो या ज्यादा, क्योंकि यहाँ का फ्रिक्शन स्टैटिक है और स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो से लेके लिमिटिंग तक वारी करता है, लिमिटिंग तक। तो जीरो से के एकदम बगल में आ जाएगा, इतना फ्रिक्शन कम रहेगा ताकि नेट फोर्स आगे ही आए, आगे आए। और इसके बाद जब टॉर्क लिखेंगे, इसके बाद जब टॉर्क लिखेंगे तो ये ऐसे घुमाएगा, ये इतना कम है, इतना कम है, और ये दूरी इतना ज्यादा है, तो यहाँ की कम वैल्यू इस दूरी को ऐसे एडजस्ट करती, अगर यहाँ पे स्लिप नहीं होता तो। छोड़ो यार, तुम कहां से कहां लेके चले गए। इस क्वेश्चन के अंदर हम है ना, रुको, इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन छोड़ चुके हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये ए, ये रेडियस क्या है, ये ए है और ये आर है और ये बी है। ये कम हो या ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता, ये तो कम है ही है, कितना कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फोर्स इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो ये दूरी कम होने के बाद भी, कम होने के बाद भी अगर बी बहुत कम भी हो जाता है तो भी ये इन्फिनिटली लार्ज आ रहा है। इस इन्फिनिटी में जब आप इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे बी से, तो बी बहुत कम होने के बाद भी ये जो वैल्यू देगा वो फ्रिक्शन के इस टॉर्क से, ये ऐसे घुमा रहा है ना ऐसे, फ्रिक्शन के इस टॉर्क से ज्यादा ही आएगा, ये ज्यादा ही देना चाहिए क्योंकि ये इन्फिनिटली लार्ज है। गेटिंग माय पॉइंट ना, मैं क्या बोल रहा हूं। ऊपर फोर्स लगाओ तो क्या होगा, ये तो बात की बात है यार। इस क्वेश्चन में देखो, अच्छा इसका तो आंसर है, थोड़ा थोड़ी बात कर ही लेते हैं, अब पूछ रहे हो तो। अगर फोर्स ऊपर लगता तो क्या होता, एंगल पे लगता तो क्या होता, चलो समझते हैं, बताते हैं तुमको। किसी ने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब तुम्हें आंसर देना है क्या क्या होगा ये बताना मुझे। अगर मैं कहूं कि एफ वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ऊपर लगा हुआ है,
और ये रफ सरफेस है। कमेंट करो, क्या स्लीप करेगा या नहीं करेगा? स्लीप करेगा या नहीं करेगा? V बराबर R हो तो क्या तो रस्सी कहां लगाओगे? धरती पे? बताओ, ये स्लीप होगा कि नहीं होगा? अब हम बात, नहीं होगा, एकदम सही बात है, स्लीप, नो स्लीप होगा। ये एक तो ये बात है, तय हो गई, क्योंकि बहुत ही कम स्लीप का चांस ही नहीं है। कल्पना करके देखो। दूसरा, ये क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? आंसर बताओ भैया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन? रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एकदम गारंटेड है कि क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये आईआर की तरफ से काम करेगा। तो इसके अबाउट जब टॉर्क लिखेंगे तो इसी का टॉर्क आएगा, जो कि ऐसे आएगा, ऐसे, दैट इज क्लॉकवाइज। तो एकदम सही बात है, ये क्लॉकवाइज होगा। अब बताओ, रस्सी उंडेड होगा कि अनउंडेड होगा? रस्सी वाइंड होगा कि अनवाइंड होगा? स्ट्रिंग वाइंड या अनवाइंड? स्ट्रिंग वाइंड और अनवाइंड? स्ट्रिंग वाइंड और अनवाइंड? वाइंड और अनवाइंड? एकदम सही बात है, अनवाइंड होगा, क्योंकि जब ये ऐसे 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 खुलेगा ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन का सेंस बदलेगा ही नहीं, सेंस नहीं बदलेगा। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे खुल, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो रस्सी अनविंड, अनविंड होगा, ये होगा। ओके, अच्छा, तो नो स्लिप क्लॉकवाइज, और मोशन किधर होगा? फॉरवर्ड होगा, एकदम सही बात है। फ्रिक्शन बताओ भाई, फ्रिक्शन किधर दिखाएं, पीछे या आगे? फ्रिक्शन पीछे आगे? फ्रिक्शन पीछे आगे? फ्रिक्शन पीछे आगे? लुटेगी नहीं, फ्रिक्शन पीछे आगे? फ्रिक्शन आगे, सोचते हैं। ये क्या है कि एक काम करते हैं, इसके लिए अगर मैं फ्रिक्शन को आगे, अगर मैं फ्रिक्शन को, देखो, थोड़ा सा कहीं भी हो सकता है, दिमाग में देख लेते हैं। किसी ने कहा कि लेट फ्रिक्शन आगे है, सोचते हैं एक मिनट, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन आगे होता तो टॉर्क का सेंस क्लॉकवाइज है, क्या क्लॉकवाइज आएगा? ये वाला तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि क्या ये एक घट बढ़ के थोड़ा सा वो हो रहा है, दोनों का फोर्स का सम आगे आएगा, ये भी थोड़ा दिमाग को वो कर रहा है। ठीक है, अब अब ये प्रॉब्लम है कि हम फ्रिक्शन को किधर माने, आगे माने कि पीछे माने? आगे या पीछे, फ्रिक्शन को आगे या पीछे, ये अब सोचना पड़ेगा भाई। देखो बताता हूं कैसे। ये रेडियस मान ले बी, इसको मान लिया आर, और मुझे नहीं पता कि फ्रिक्शन आगे कि पीछे। रफ केस में मैंने फ्रिक्शन को आगे माना, क्योंकि देखो दिक्कत मुझे महसूस हो रही है ना, किसी ने अगर आगे को दिखा दिया फ्रिक्शन, एफ प्लस एफ एम ए सी एम आगे आएगा, एकदम सही है, हो सकता, कोई बात नहीं, मतलब हमें वो मिल रहा है, हो सकता है, बट सियोरिटी नहीं आ रही है। इसके बाद टॉर्क करेंगे तो ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, तो फिर इसका टॉर्क ज्यादा आएगा, ये थोड़ा सा वो लग रहा है, तो गारंटी के साथ बोल पाना ना मुश्किल हो रहा है कि आगे होगा कि पीछे होगा। फ्रिक्शन कम लगेगा पर पीछे लगेगा, वही चीज तो सोचना है कि कैसे। तो देखो, अगर ये अगर ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन को मैंने डिफॉल्ट केस में आगे दिखा दिया, मैथ को कैलकुलेट करवाते हैं, आईआर पॉइंट है, इस पर टॉर्क लिखेंगे, इस पर टॉर्क क्या आएगा, इस एफ का टॉर्क आएगा एफ इंटू यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये बी है और ये आर है, तो ये बनेगा आर प्लस बी का टॉर्क, इसके बाद टॉर्क बना एफ इंटू दिस डिस्टेंस, ये बनेगा, यहां से लेके यहां तक आर है और ये बी है, ठीक है, ओके, इक्वल्स टू इसके अबाउट आई, आई को आई रहने दो, इंटू अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, इसके सिस्टम पे मैं एक चीज और लिख सकता हूं,
नेट फोर्स और एमएसीएम तो बनेगा एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर मास एम इंटू एसीएम, और एसीएम होगा कितना, अगर ये आर है तो आर अल्फा होगा एसीएम, अभी क्वेश्चन पा रहा है एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर एम एसीएम, एसीएम क्या आएगा आर अल्फा, ठीक है, और एसीएम आर अल्फा। अभी काम करता है इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लो, ये बनेगा एफ कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ डिवाइड बाई कैपिटल एफ इंटू आर प्लस बी इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर दिया, ये बन गया आई अपॉन एम आर। सोचते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ने दो इक्वेशन को, एफ पे आने दो, यहां से आएगा एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर आई इंटू एफ आर प्लस बी डिवाइड बाई एम आर। अब यहां से एफ कितना आ गया, एफ की वैल्यू आ गई, इसको इधर भेजेंगे तो यहां से एफ कॉमन, ये बन गया कितना आई इंटू आर प्लस बी डिवाइड बाई एम इंटू आर माइनस 1, ये बनेगा। अब देखिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव तो एफ पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स एफ आगे फॉरवर्ड ये तभी होगा जब ये कंडीशन होल्ड करेगा कि ये वैल्यू पॉजिटिव हो, दैट मीन्स आई इंटू आर प्लस बी इज ग्रेटर देन एम आर। अगर ऊपर की वैल्यू एम आर से ज्यादा है तो पूरी वैल्यू, अगर ये कंडीशन, अब देखो ये कंडीशन होल्ड करेगा तभी हो पाएगा, उल्टा हो गया क्या, एक सेकेंड, इसके बाद टॉर्क में लिखा आर एफ इंटू आर प्लस बी आई अल्फा और एफ प्लस बी, अच्छा ये मैंने रिवर्स कर दिया, तो ये दिस अपॉन दिस आर एम आर डिवाइडेड बाई आई, तो यहां से एफ की वैल्यू आपकी आएगी, क्या आएगी कैपिटल एफ आर प्लस बी इंटू एम आर डिवाइड बाय आई, इसको मैंने इधर भेजा एम आर आई, और ये वाला कैपिटल एफ इधर भेज देंगे तो एफ, यहां से स्मॉल एफ की वैल्यू गई कैपिटल एफ ब्रैकेट में आर प्लस बी इंटू एम आर डिवाइड बाय आई माइनस 1, ये बन गया। अब ये एफ फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड ये तभी होगा जब नीचे ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा होगी, मतलब आर प्लस बी इंटू एम आर इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, अगर ये कंडीशन यूज करेगा तभी जाके फ्रिक्शन आगे होगा, अदरवाइज गारंटी नहीं दे सकते। बात समझ में आया ना, फिर गलती हो गई, बकवास है, दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल्स टू एम आर अपॉन आई, फिर यहाँ पे एफ बराबर क्या आया कैपिटल एफ आर प्लस बी एम आर अपॉन आई माइनस एफ, एफ कॉमन तो आर प्लस बी एम आर अपॉन आई माइनस 1, सही तो है जी, सही है ना, ये अगर कंडीशन होल्ड करेगा तो फॉरवर्ड होगा, अदरवाइज पीछे होगा। एच जेड आर देन फॉरवर्ड, ये जेड क्या है आर प्लस बी, क्यों ये टॉर्क लिखा, इसके अबाउट क्या लिखे थे हम लोग, टॉर्क लिखे थे, इसके बाद टॉर्क अल्फा, ये होना चाहिए। और अगर आपको सही बात एक याद आ रहा हो ना क्वेश्चन, एक याद था ऐसा क्वेश्चन था आपको कराया गया था कि बताइए सेंटर एक स्फीयर होता है, सेंटर से कितना दूरी पे फोर्स लगाएं ताकि फ्रिक्शन 0 हो जाए, याद है ऐसा एक क्वेश्चन हमने कराया गया था, क्लास में कराया गया, तो उसमें ना क्या होता है कि जब ये फोर्स सेंटर पे होता है तो फ्रिक्शन पीछे होता है, मतलब इसके नीचे अगर फोर्स इधर हुआ इधर तो फ्रिक्शन पीछे होता है, लेकिन इसके ऊपर अगर फोर्स लग गया तो यही फ्रिक्शन आगे आता है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो सेंटर के जब ऊपर जाएंगे, ऊपर जब तक ये वाला एफ इसके नीचे रहेगा तब तक तो फ्रिक्शन पीछे है, लेकिन इसके ऊपर जब एफ जाने लगेगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वाले पॉइंट से ऊपर निकल गया तो फ्रिक्शन आगे हो जाएगा और इसके नीचे
पीछे। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया गया होगा। कहाँ पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। तो ये भी उसी तरीके से, क्योंकि सेंटर के ऊपर लगा हुआ है, तो इस बी और इस आर में एक टर्म्स आएगा जो कंफर्म करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब एक बात और मैं आपको बता दूं, जब इतना बता ही रहा हूं तो ये जैसे ना एक कहा था एक बच्चे ने कि सर ये किसी एंगल पे होता तो क्या होता। तो ये इरडो में एक क्वेश्चन है ऐसा, फिर एक इरडो में क्वेश्चन है कि इसके टेंस ऑफ रोटेशन का वो ये आई आर पॉइंट होता है, आई आर पॉइंट। अब जहां पे भी रस्सी है, इस पे रस्सी रैप्ड है, तो जो रस्सी की रैप्ड लाइन है ना वो एक ऐसे लाइन दिखाते हैं ऐसे, ये एक लाइन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लाइन जो इसको टच करता है, इसको टच करता है और आई आर से पास करता है, ये वाला पॉइंट आई आर है। रुको मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट यहां से निकालते हैं ऐसे आई आर, ये वाला पॉइंट आई आर, ये आई आर। अब अगर आप फोर्स आपने ऐसे लगाया है, अगर ये वाला फोर्स जो लगाया है अगर इससे पास कर रहा है, इससे पास कर रहा है, तो फिर उस वक्त ना, उसी वक्त सेंस ऑफ रोटेशन चेंज होगा, सेंस ऑफ रोटेशन चेंज होगा। और ये एफ ना वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, ताकि स्लिपिंग ना हो। हम इसकी बात कर रहे हैं या सफिशियंट रफ की बात कर रहे हैं। तो ये वो अगर आपने कोई फोर्स इस पे लगाया, स्मॉल फोर्स जो इस लाइन के ऐसे है, ये वाला पॉइंट इधर ना ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, अगर आपने फोर्स ऐसे लगाया, ठीक है, किसी ने फोर्स को ऐसे लगाया, ऐसे ऐसे लगाया, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, जिसमें F1 ऐसे है, F3 की लाइन ऐसे आएगी और F2 की लाइन इस बॉटम पॉइंट से पास करेगी। इस केस में जानते हो, आपको पूछे कि इस तीनों बताओ सेंस ऑफ रोटेशन कैसे होगा, सेंस ऑफ रोटेशन, तो F2 वाले केस में कोई टॉर्क नहीं, F2 वाले केस में रोटेट ही नहीं करेगा, इसलिए अच्छा अगर F2 वाले केस की बात करते हैं, F2 वाले केस में मोशन होगा ही नहीं, सिस्टम विल बी इन रेस्ट, पूरा रेस्ट में रहेगा। और क्योंकि इसके बाद जब टॉर्क होगा ना तो एन ऐसे दिखाएंगे आप, mg आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, फ्रिक्शन आप ऐसे दिखाएंगे, तो इसके बाद टॉर्क लिखिए, क्योंकि सफिशिएंट टॉर्क है ये, टॉर्क लिखिए। तो एन उसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन उसी से, mg उसी से, और टी भी उसी से पास कर रहा है, टॉर्क जीरो हो गया, और टॉर्क जीरो हो गया तो अल्फा जीरो, प्योर रोलिंग कंडीशन, एसीएम जीरो, एसीएम जीरो, दैट मींस मोशन रेस्ट पे रहेगा। तो फिर इस F2 के ये जो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको कौन बैलेंस करेगा, ये फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन बैकवर्ड आएगा। और यही केस अगर मैं F1 पे बनूं, F1 वाले केस में, तो F1 वाले केस में जो इसके बाद आप टॉर्क लिखेंगे तो इसको आगे भगा दीजिए, ऐसे ऐसे आगे, तो ये टॉर्क का सेंस ऐसे देगा, दिस इज क्लॉकवाइज, F1 केस में क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज, तो ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा तो रस्सी रैप्ड होगी, रस्सी रैप्ड होगी, वाइंड होगी, और फॉरवर्ड मोशन होगा, फॉरवर्ड मोशन होगा, क्योंकि जब ऐसे घूमेगा तो आगे भी भागेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। आप बात करेंगे F3 वाले केस का, F3 वाले केस का, F3 वाले केस में जब इसको टॉर्क लिखेंगे, इस लाइन को आगे भगाएंगे ऐसे, तो ऐसे यहां से, इसके बाद टॉर्क का सेंस वो ऐसे देगा, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, तो आप लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या होगा, अनवाइंड होगा, अनवाइंड, क्योंकि जब ऐसे घुमाएंगे तो रस्सी खुलने लगेगी, और कैसे भागेगा, अभी भागेगा कैसे, क्वेश्चन है कि भागेगा कैसे, तो जब घूमेगा ऐसे ऐसे, अब प्योर रोलिंग है, बॉटम पे स्लिपिंग नहीं कर रहा है, तो एसीएम बराबर आर अल्फा, तो ऐसे घूमते हुए इधर भागेगा, तो बैकवर्ड भागेगा, आप ये सब कंडीशंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैरायटीज आती है क्वेश्चंस को जो हम एग्जाम में करते हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये जो स्पूल एनालिसिस है, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है फॉर जेईई एडवांस एग्जाम, और कंफर्म एडवांस में आने के चांसेस हैं। ये एनालिसिस नहीं थी, इधर के अभी तक के जो क्वेश्चन किए थे वो जस्ट एनालिसिस थी। F1 को कैसे, F1 को कैसे मतलब F1 जो है उसको आगे भगाएंगे ना, तो इस आई आर के इधर जाएगा ना, जब इधर जाएगा तो सेंस ऐसे देगा, दैट इज क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज तो फिर आगे भागेगा। तो ये क्वेश्चन रियल में
मतलब आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मैं मान के चलता हूँ कि ये भी करीब 75% लेवल का क्वेश्चन है जेई का। और इसका टाइमर मैं आपको दे देता हूँ, और अटेम्प्ट जरूर करना, ठीक है। आप एक बार पढ़िए, अटेम्प्ट करिए। 90% का लाएंगे, 90% वाला क्वेश्चन। सर विथ रिस्पेक्ट टू एनी एक्सिस अल्फा सेम होगा? यस, ऑफ कोर्स सेम होगा। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग जो एक्सिस सेलेक्ट करते हैं वो डिफॉल्ट केस पे ट्रांसलेटरी एक्सिस होती है, ट्रांसलेटरी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती हैं। तो ट्रांसलेटरी है, रोटेट नहीं कर रहा है। जब रोटेट नहीं कर रहा है, तो अगर हम 10-12 एक्सिस सेलेक्ट कर रहे हैं जो रोटेट ना करे, तो जो रोटेट कर रहा होगा वो तो जो रोटेट नहीं कर रहे होंगे उनके लिए तो रोटेशन सेम दिखेगा ना। तो रोटेशन सेम दिखेगा, दैट मीन्स ओमेगा सबका सेम दिखेगा, अल्फा सबका सेम दिखेगा। तो जितना भी एक्सिस आपको पढ़ाया जाता है कि ऑब्जर्वर है या कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वो सारे के सारे नॉन रोटेटिंग एक्सिस होती हैं। तो जो नॉन रोटेटिंग एक्सिस है, तो उनके रिस्पेक्ट में तो सबका ओमेगा सेम रहेगा ना। हर पार्टिकल अगर ओमेगा ओमेगा से घूम रहा है, तो अगर 10-12 में ले लूँ तो सब पे सेम मिलेगा। आपके लेक्चर यूट्यूब पे कहाँ मिलेंगे? पूरी फिजिक्स मिल जाएगी अगर तुम यूट्यूब पे खोजो, तो मेरा ही लेक्चर मिल जाएगा। म्यू सही तो है जी, म्यू 2 के बराबर है। लास्ट वाले में बैकवर्ड क्यों? F3 है ना, तो सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है ना। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, जब ऐसे घूमेगा और यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा है, तो बॉटम पे नहीं स्लिप कर रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है, तो अगर ये नहीं स्लिप करे और ये ऐसे घूमे तो पीछे नहीं भागेगा ए सी बराबर आर अल्फा से। आंसर 10। ये इसका तो आंसर नहीं पता, अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, अब इसमें ना, अभी जो तुम कह रहे हो कि नो स्लिपिंग मान के कर दिया, ठीक है, तो उसको वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। हाँ, मिरर इमेज जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है ना, वो जेई एडवांस के सिलेबस पे नहीं है, बट जब कंप्रिहेंशन आता है तो उसमें वो आ सकता है।
हाँ, यही चीज ना डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन मैक्सिमम पे लगेगा। और एक बार वेरिफिकेशन हो गया तो फिर आंसर, तब आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, यही तरीका है ये सॉल्व करने का। चलिए अटेम्प्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनका मास से दिया गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, m2 kg है, कैपिटल R से दिया गया है 2 मीटर है, स्मॉल b 1 मीटर है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई नॉट है उसको मैंने ICM लिख लिया, 1/2 mr² है, तो 1/2 m इंटू आर का स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 4, ICM 4 है। नहीं कैलकुलेशन गलत हो तो बताइएगा, मुझसे सब मिस्टेक बहुत होता है। हाफ m आर का स्क्वायर R2 के बराबर है, तो 2 4, ठीक है। अब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू लिख लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू आएगी म्यू mg, म्यू किसके बराबर है 2, म्यू m किसके बराबर है 2 म्यू m g, ये हो गया 2 दूनी 4 40, कितना आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि बॉटम पे जो फ्रिक्शन है उसको किधर माने, तो फिर वही बात, स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिधर मन कर आप उधर लगाइए। तो मैंने अब एजम्पशन लिया, लेट लेट नो स्लिपिंग। अब जब एक बार नो स्लिपिंग मान लेंगे तो इसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेट नो स्लिपिंग। तो अपने मन से मैंने फ्रिक्शन को पीछे मान लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन है तो मन करे तो पीछे मानो, मन करे तो आगे मानो, फर्क नहीं पड़ता है। एसीएम और आर अल्फा भी मान लिया मैंने, एसीएम एंड अल्फा भी मान लिया। अब लिखेंगे, एक काम करते हैं, सेंटर ऑफ मास को और सीधे टॉर्क सेंटर ऑफ मास करो। जब एक बार हम आई आर पढ़ चुके हैं कि पॉइंट आई आर है, तो इसके बाद टॉर्क लिखिए आई अल्फा कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद टॉर्क निकालेंगे, एन इसी से पास कर रहा है, एमजी भी इसी से पास कर रहा है, इस एफ का टॉर्क इसके बाद ये बनेगा एफ इंटू ये डिस्टेंस, ये पूरा 2 है, ये 1 है, तो बनेगा 1, F/1 इक्वल्स टू आई अल्फा। इसके अबाउट आई लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई मुझे पता है 4, और लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ICM प्लस MR स्क्वायर, तो M 2 के बराबर है, 2 इंटू R ये दूरी है, ये दूरी का स्क्वायर इंटू अल्फा, तो F किसके बराबर है, क्वेश्चन में F दिया गया है 60 न्यूटन, 60, ये हो जाएगा 60, तो 60 बराबर आई आर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा कर लिया, इससे अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिवाइड बाई 2 दूनी 4 दूनी 8 4 12, 12 25 60, 5। कैलकुलेशन गलत हो तो प्लीज बताना जरूर। अल्फा इतना आ गया। अब आपको फ्रिक्शन चाहिए, तो इस पे लिख दीजिए एफ बराबर एम ए, तो एफ माइनस एफ किसके बराबर है 60 के, तो आप यहाँ लिखेंगे 60, लिखेंगे 60 माइनस स्मॉल एफ बराबर इसका मास कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा, एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा, तो 60 माइनस एफ बराबर 2 इंटू क्वेश्चन में आर दिया है किसके बराबर 2 के बराबर दिया गया है, और अल्फा आप निकालने हैं 5 के बराबर, इससे आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी 60 माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20, आ गया 40, और ये जो 40 है वो अच्छा 40 के ही तो बराबर है, ये तो बराबर ही आ गया। जब एक बार बराबर आ गया कोई बात नहीं, फ्रिक्शन अपने लिमिट पे काम करेगा, और जो हमने सॉल्व किया सब सही किया है। बराबर हो या लेस हो चलता है, लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब आपका एजम्पशन ट्रू, दैट मींस नो स्लिपिंग। और क्या पूछा गया था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्पूल, स्पूल का एक्सेलरेशन क्या होगा, दैट इज आर अल्फा। तो एसीएम आर दिया गया क्वेश्चन में 2 के बराबर, अल्फा था 5, आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एकदम सही है। ठीक है, तो सही है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, अब देखो ना, अगर यही ना, अगर मान लीजिए ये 40 आ गया था, अगर बाई चांस ये डेटा 60 ना देके मैं अगर 60 से ज्यादा दिया होता, ठीक है,
तो ये हो सकता है कि ये इससे ज्यादा आता, जब ये इससे ज्यादा आता तो बॉटम में स्लिपिंग हो जाती, तो फिर उसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका करीब 60% लेवल का ही क्वेश्चन है, पोस्ट एनालिसिस। इसमें क्वेश्चन बता दूं, इसमें क्या है ना कि ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, उसमें इसकी एक होल बना हुआ होल, इससे रस्सी ऐसे निकल रही है। ये रस्सी जो है ये ऐसे है, इस तरीके से ऐसे, इस होल से ये रस्सी ऐसे निकल रही है ऐसे। और ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, लिखा हुआ कहीं पे ग्रेविटी इग्नोर, ग्रेविटी ग्रेविटी इग्नोर। और ये रस्सी ऐसे है, ये पार्टिकल है मास का, और उसको आपने एक स्पीड वी नॉट दे रखी है, और इस रस्सी को आप नीचे को ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो ये ऐसे इधर आएगा। दैट मीन्स एक तरह से वो स्पायरल बनता हुआ, ऐसे स्पायरल बनता हुआ आएगा। इसका मोशन स्पायरल ऐसे बनते हुए ऐसे आएगा, और ये तब तक आप खींच रहे हैं जब तक कि ये वाला पार्ट की इस होल से न टकरा जाए। पढ़ लीजिए, द स्ट्रिंग इज पुली डाउनवर्ड फ्रॉम द होल ऑफ द पोस्ट एज सोन, इग्नोर ग्रेविटी until the ball hit the hole of the post, which are following option is are correct। ये मल्टी करेक्ट हो सकता है, मैं आपको टाइमर दे दूं। आज फाइंडर में ऐसा एक क्वेश्चन है हो सकता है बिल्कुल। सर अगर टॉर्क अबाउट जीरो लिखें, लिखकर फ्रिक्शन निकालें, टॉर्क अबाउट वो क्या है? कोई मिस्टेक कर रहे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा बिल्कुल, अगर आप मेरे लेक्चर यूट्यूब वाले देख लेते हो ना, तो आपका रोटेशन क्या हर चैप्टर सही हो जाएगा। आपको फुली जेई एडवांस तक मिलेगा, जिसको आप एडवांस बोलते हो ना, वो मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर है 1 to 4।
वैसे मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर है 1 2 4। ये इसके चारों ऑप्शन करेक्ट है। चारों नहीं मतलब 3, 1 2 एंड 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नहीं, ये डायग्राम बनाया तो है, ये मैंने बनाया भी तो था कि वेलोसिटी v नॉट है। तो मैंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब बताता हूँ। द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग अंटिल द बॉल हिट द पोल ऑफ पोस्ट। ठीक है, चलिए सोचते हैं। सबसे पहले कि ये अगर मैं कहूं कि ये बहुत बड़ा सा ऐसा था और मैं यहाँ पे एक होल बना दूं और ये पार्टिकल्स ऐसे हैं यहाँ पे, जब इस रस्सी को आप ऐसे नीचे खींचेंगे ना, ऐसे खींचेंगे, आप अपने हाथ से पकड़ के इस पे फोर्स लगा रहे होंगे ऐसे। जब आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे अपने हाथ पकड़ के नीचे को खींच रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे। जब डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, दैट मीन्स आपका वर्क डन क्या है? पॉजिटिव है। तो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो। तो जो आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? आपका बर्डन जा कहाँ रहा है? तो जो आपका वर्क डन है, ये रस्सी के थ्रू इस पार्टिकल के पास जा रहा है। क्योंकि रस्सी तो मासलेस है, तो रस्सी तो एनर्जी ले नहीं सकती। तो एनर्जी ले कौन रहा है? आपका वर्क डन इस पार्टिकल को मिल रहा है। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे पॉइंट नीचे जा रहा है ऐसे, तो वीडियो बनाएंगे ना सिर्फ रस्सी का, सिर्फ इतने समझ लेंगे आप। अगर सिर्फ रस्सी की वीडियो बनाएंगे तो टेंशन टी आप ऐसे दिखाएंगे और ये टी भी आप ऐसे दिखाएंगे ऐसे। तो ये यहाँ पे प्लस वर्क डन हो रहा है, जब ये नीचे भागेगा तो ये ऐसे भागेगा, तो यहाँ पे प्लस वर्डन होगा, यहाँ पे माइनस वर्डन होगा। तो ये जो रस्सी है उसने क्या किया? यहाँ के पॉजिटिव वर्डन को इस फोर्स के नेगेटिव वर्डन से ट्रांसफर कर दिया किसके पास? इस पार्टिकल के पास। अब पार्टिकल के बीडी में टी ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव वर्डन हो रहा है वो इस पॉजिटिव वर्डन को ट्रांसफर कर दे रहा है इसके पास। दैट मीन्स ये जो पर्सन का वर्कडन है, बेसिकली वही इस पार्टिकल को ट्रांसफर हो रहा है। दैट मीन्स एनर्जी क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। लेंथ देकर वेलोसिटी, सिंस रेडियस कम और ज्यादा, टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। सोचते हैं, ये सब भी सोचेंगे अभी क्या हो रहा है। ठीक है, पहले तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं इसको खींच रहा हूँ इधर, तो जब इधर आ रहा है तो जो मेरा बर्डन है वो इसको मिल रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज कर रही है। द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीजिंग अंटिल द बॉल हिट द पोल ऑफ पोस्ट। यस, सही है। बाकी उन सब बातों पाएंगे जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो भी डिस्कस करने लायक चीजें हैं। सोचते हैं क्या हो रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर इज कांस्टेंट। यस, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि इसके अबाउट क्या आएगा? टॉर्क जीरो आएगा। क्योंकि जो टेंशन टी है, टी, ये पार्टिकल की एबिडी जो टेंशन टी है वो इसी से तो पास कर रहा है। या इतने की एबिडी बना लीजिए एक साथ, तो भी यहाँ पे भी टी आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे टी दिखाएंगे, इसी से पास करेगा, तो टॉर्क जीरो है।
जीरो है तो इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। रस्सी मासलेस है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम आ ही नहीं सकता है, दैट मीन्स पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट मीन्स पार्टिकल पर एंगुलर टेंशन हर हालत में से पास करना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व हो गया। अब आते हैं बोथ एनर्जी ऑफ बॉल एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ फोर्स चेंजेस, एकदम गलत कह रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल क्यों बन रहा है? अच्छा, एक्यूट एंगल तभी बनेगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं इस पार्टिकल की कैटेगरी बढ़ रही है, आपको पता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, दैट मींस टेंशन वर्क करेगा, चेंज इन कैटेगरी दैट इज हाफ एम इनटू फाइनल नेट वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल कैटेगरी। तो वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए ना, अगर कैटिक एनर्जी बढ़ रही है तो, अगर इसकी एनर्जी बढ़ रही है तो वर्डन पॉजिटिव होना चाहिए। और वागनर इस पार्टिकल पे कौन करेगा? ये टेंशन ही करेगा, ये टेंशन ही करेगा। दैट मीन्स इस पार्टिकल पे लगने वाला टेंशन और पार्टिकल की वेलोसिटी में एंगल हर हालत में एक्यूट होना चाहिए। अगर एक्यूट एंगल होगा तभी तो जाके आप कहोगे कि टी डॉट भी पॉजिटिव आएगा, और जब ये टेंशन पॉजिटिव वर्क करेगा तभी तो इसकी काइनेटिक बढ़ेगी। तो हर हालत में वेलोसिटी, ये तो सही है ना कि एक्यूट होगा क्योंकि वर्डन पॉजिटिव होगा तो कैंडिडेट बढ़ेगी। अभी इस सारे बात पे आते हैं कि तुम क्या कह रहे हो इसको समझाने के लिए। ये तो यहीं पे ग्रांटेड कर दिया कि कैंडिडेट का बढ़ना है, दैट मीन्स वर्डन पॉजिटिव होना चाहिए, और वर्डन पॉजिटिव तभी होगा जब एंगल एक्यूट होना चाहिए। दैट मीन्स ये एकदम सही चीज है, ये भी सही है। अब आते हैं उन सारे पॉइंट से जो तुम सोचने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, एंगुलर मोमेंटम होता है और वो तो कंजर्व रहेगा। सोचते हैं, हमारा आंसर हो गया। अब तुम्हारे सारे बातों पे मैं एक एक करके मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी ये वाली पार्ट की भी एनालिसिस कर ही लेते हैं कि क्या हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि ये सेंटर है, इसी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे था, इसके पास दो वेलोसिटी होगी, एक परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऐसे, जिसको मैंने लिख लिया v परपेंडिकुलर, और एक होगा इधर वाला, इट इज वी आर रेडियल। अच्छा, इनिशियल डिस्टेंस क्या आर है, इनिशियल डिस्टेंस मान लो आर नॉट है। तो आप कह रहे हो कि जब पार्टिकल ऐसे घूमते हुए पास आएगा, स्पाइरल मोशन करते हुए ऐसे जब पास आएगा, अच्छा ये तो मोशन से भी समझ में आ रहा होगा आपको, स्पाइरल मोशन है ना। अगर ये स्पाइरल मोशन है तो अपने रेडियस कम हो रहा है, तो देखना थोड़ा सा, स्पाइरल मोशन है तो रेडियस कम होना चाहिए, रेडियस कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊं, सेंटर ये है, इसको ऐसे मिला दूं, तो दिमाग नहीं कह रहा है कि सर ना पाथ पे वेलोसिटी टेंजेंट होती है, ये तो सही में एक्यूट एंगल लग रहा है, एक्यूट होना भी चाहिए। हाँ, एकदम सही करो कि अगर बिल्कुल सही करो, अंदर को कैसे आएगा, एकदम सही बात। हाँ, एक अब एंगुलर मोमेंटम समझ रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। स्पाइरल कैसे, ये समझा। जब एंगल एक्यूट है, जब इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो दूरी सेंटर से कम होगी ना। भाई इस रस्सी को जब खींचेंगे आप, इस रस्सी से नीचे खींचेंगे तो ये दूरी घटेगी, जब ये दूरी घटेगी तो फिर ये ऐसे होगा ना, दूरी घटती जाए, घटती जा रही, घटती जा रही है, घटेगी, स्पाइरल जैसा बन गया, और आप इसको नीचे खींच रहे हैं। ठीक है, अब वापिस आते हैं उस वाली बात, एंगुलर मोमेंटम वाली बात पे। आपने कहा था कि सर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर वेलोसिटी से आती है, तो आप इसे लिखेंगे एम वी परपेंडिकुलर इनटू आर, ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो जब ये पास आ रहा है तो आर कम हो रहा है, अगर आर कम होगा तो वी परपेंडिकुलर को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स ये स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। अब ये जो रस्सी को आप नीचे को खींच रहे हैं, नीचे को खींच रहे हैं, नीचे को खींच रहे हैं, लेट नीचे और खींच रहे हैं, तो अब मैं ये कह रहा था कि अगर इसको, ये तो इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन जो नेट स्पीड है, जो वी नेट है वो होगा वी आर का स्क्वायर प्लस भी परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट, ये बनेगा वी नेट। अब मुझे इस पे बात करनी है कि नेट स्पीड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मुझे ये बताना। आर कम हो रहा है तो भी परपेंडिकुलर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है,
अब इसको आप खींच रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि इसको खूब तेज खींच रहे हो कि धीरे धीरे खींच रहे हो, कि पहले ज्यादा स्पीड थी कि कम स्पीड थी, ये ना क्वेश्चन बन गया। इसको अगर मान लो आप कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हो, कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हो, लेट 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 कांस्टेंट से खींच रहे हैं, तो वी आर कांस्टेंट हो गया, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ी, दैट मीन ये एंगल एक्यूटी चलेगा। दूसरा, अगर ये वी आर जस्ट जीरो होता, मतलब एकदम धीरे 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 खींचते, तो फिर क्या होता कि ये स्पाइरल मोशन होता, लेकिन इनके बीच का जो गैप होता ना वो इतना कम होता, बहुत कम होता, तो तुम्हें लगता कि हर वक्त लगभग सर्कुलर मोशन है, लगभग सर्कुलर मोशन है, लगभग ऐसे, और खूब तेज खींचते तो फिर वो ये गैप बढ़ने लगता, तो खूब तेज खींचते तो इतना तो तय है कि इनका रिजल्टेंट ऐसे ही बनेगा, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी आ गया तो इसके साथ मिलके तो ऐसे ही बनेगा, ये भी तय। तो एक्यूट एंगल होना ही चाहिए। बीटी कांस्टेंट होगी, एमवीआर डिक्रीज होगी, क्यों? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ना, क्योंकि टॉप जीरो आएगा, टॉप जीरो आएगा तो एमवीआर कांस्टेंट रहेगा, क्या गड़बड़ है? ठीक है, ठीक है। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 था, और बस आज कहीं जाना है मुझे, तो एक काम ना, कल के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हालांकि ये मैं आपको टेस्ट पेपर में कल के लेक्चर में दूंगा जरूर, मंडे को। क्वेश्चन दिखाना सही नहीं है, जब टेस्ट पेपर की तरफ से आए ना तो वहीं पे करो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो थैंक यू। और एक और चीज, जेई एडवांस की एग्जाम बहुत दूर है, अभी भी मई में है, 22 कितना 22 मई को है यार, 24 मई को है। होमवर्क नहीं दे रहा हूँ क्योंकि दे दूं, दे- अच्छा ये आपको ना जब अपलोड होगा तो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, और ये भी उसी तरीके से अच्छा क्वेश्चन है, 70% लेवल पे। इसमें क्या है ना कि एक पोल है, ऐसा सिलेंड्रिकल पोल है, उस पे ये रस्सी ना ऐसे लपेटी गई है, ऐसे लपेट के यहां तक है, और किसी ने इसको ऐसे फेंक दिया ऐसे। अब ये रस्सी इस सिलेंडर के चारों तरफ रैप्ड हो रहा है, रैप्ड हो रहा है, ये क्वेश्चन है। तो आप एक ये कर लेंगे होमवर्क पे, और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ये है क्वेश्चन नंबर 6, और इसका भी लेवल है 70%। आप पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ में जरूर मिलेगा, और ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन फिलहाल आज के लिए रोक देता हूँ, और मैं आंसर इसके नीचे मार्क कर दूंगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। ठीक, थैंक यू। ग्रेविटी, इस वाले क्वेश्चन में ग्रेविटी माननी है, इसमें ग्रेविटी मानना है, ये वर्टिकल प्लेन में है, इसमें ग्रेविटी नहीं माननी है, ग्रेविटी इग्नोर ग्रेविटी। 225 तो एक अच्छा स्कोर है यार, मेंस में अगर आ रहा है तो रियल में अच्छा स्कोर है, परसेंटाइल मैटर नहीं करता। परसेंटाइल तो मुझे पता नहीं क्यों, देखो ये आप ज्यादा बेटर जानते हो ना कि आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है, और मैथ कितना अच्छा, केमिस्ट्री कितना अच्छा है, क्योंकि हम लोग 1 to 1 आपस में थोड़ी बातें किए हैं। आप मुझे आंसर करते हो, तो अब इतने दिनों बाद तो किसी ने एक आंसर, दो आंसर, इससे मैं कैसे समझता हूँ? ये आप जानते हो कि आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है। अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और किसी वजह से मेंस में अच्छा नहीं आया, ठीक है, तो आपको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एडवांस में 90 परसेंटाइल का क्वेश्चन, 90 परसेंटाइल मेंस में रहने वाला बच्चा एडवांस के अंदर 1000 के अंदर रैंक ला सकता है, और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हो चुका है हिस्ट्री में, बहुत बार हो चुका है। और ऐसा भी हुआ है कि मेंस में 99.9 परसेंटाइल लेने वाला बच्चा जब एडवांस का एग्जाम दिया है तो उसकी रैंक 4500 5000 आई है, ऐसा भी हुआ है। ये कहना, मेंस एडवांस को एक साथ मत कंपेयर करो, दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। एडवांस मेंस क्या मांगता है, मेंस आपको फॉर्मूला कितने याद है, इजी क्वेश्चन कितने आते हैं आपको, साथ में आपका लक कितना काम कर रहा है, जैसा मेंस का एग्जाम हो रहा है वो देखता है। एडवांस तो आपका थॉट मांगेगा बस, आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे हो, चीजों को करेक्ट पा रहे हो, एडवांस ठीक ठाक रैंक से निकल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।